हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की थर्ड लेक्चर में। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस और सारी चीज़ डिटेल में हम लोगों ने जानी थी। आज हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो एक फ्लो चार्ट आपके सामने है। तो देखिएगा बेटा, मैटर को केमिकली कैसे क्लासिफाई किया जाता है। हाउ डू वी क्लासिफाई मैटर केमिकली। तो देखिएगा, मैटर बेटा हमारा दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला प्योर और दूसरा होता है बेटा इम्प्योर। क्या मतलब है सर प्योर का और क्या मतलब है इम्प्योर का, वो सारी बातें हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। अभी एक फ्लो चार्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, दो तरीके से बांटा गया, प्योर में और इम्प्योर में। प्योर में कौन कौन आता है बेटा? सर प्योर में आता है हमारा एलिमेंटल स्टेट एंड कंपाउंड स्टेट। एलिमेंटल स्टेट एंड कंपाउंड स्टेट। एलिमेंटल स्टेट बेटा फर्दर हमारा दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एटॉमिक फॉर्म एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म। एलिमेंटल स्टेट दो तरीके का होता है प्यारे बच्चों। एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है, जबकि कंपाउंड स्टेट केवल और केवल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। कंपाउंड स्टेट केवल और केवल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। उसके बाद इम्प्योर में कौन आता है? इम्प्योर में बेटा केवल और केवल मिक्सचर आता है। मिक्सचर को भी आगे चल करके हम बाइफरगेट करते हैं। तो दो तरीके का मिक्सचर होता है बेटा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब सर डिटेल में देखते हैं एक एक चीज़ का मतलब क्या है और गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा बेटा, अब डिटेल्ड वर्जन हम इसका देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंसेस। प्योर का मतलब बोला जाए तो शुद्ध, ठीक है, और इम्प्योर का मतलब बोला जाए तो अशुद्ध, ठीक है। तो प्योर का मतलब क्या होगा बेटा? हम जानते हैं हमारा मैटर या तो एटम से मिलकर के बना है या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। तो प्योर आप किसको बोलेंगे? जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने, जो एक तरह के एटम से मिलकर के बने या फिर एक तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने, उसको प्योर बोला जाएगा। क्या मतलब है सर कहने का? तो देखिएगा बेटा, अगर मेरे हाथ में ये जो पेन मैंने लिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ये मेरे हाथ में आयरन का पेन है। किसका पेन है बेटा? आयरन का पेन है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये आयरन का पेन है बेटा, तो इसके अंदर सारे के सारे एटम्स किसके होंगे? सर सारे के सारे एटम्स आयरन के होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें गलती से एक आधा एटम मुझे कॉपर का भी मिल जाए या एक आधा एटम मुझे सिल्वर का भी मिल जाए या गोल्ड का भी मिल जाए? नहीं सर, अगर ऐसा हो गया फिर तो हम इसको प्योर कहने का अधिकार ही नहीं रखते, फिर तो इसको इम्प्योर बोला जाएगा। कहने का मतलब प्योर वो होता है जो एक तरह के एटम से, एक प्रकार के एटम से मिलकर के बने। या फिर अगर मैं आपके सामने एक बीकर लेकर के आया हूँ बेटा पानी का, और उस बीकर में बेटा मैंने क्या डाला? उस बीकर में मैंने वाटर भरा, ठीक है। वाटर मान लेते हैं भाई, कौन सा वाटर? आपका नॉर्मल टैप वाटर की तो बात मैं कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं। बिकॉज नॉर्मल टैप वाटर को आप प्योर नहीं बोल सकते, उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं और इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपके सामने डिस्टिल्ड वाटर लेकर के आया हूँ, तो इस बीकर में मुझे बताइए, मुझे केवल और केवल पानी के मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। इसके अलावा और किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल मिलने वाला नहीं है। अब पानी के लिए सर आपने मॉलिक्यूल बोल दिया, तो पानी तो भैया मॉलिक्यूल ही है। पानी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? पानी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं बेटा? H2O लिखते हैं।
H2O एटम है या मॉलिक्यूल है? सर H2O मॉलिक्यूल है, बिकॉज ये दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर के बना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये बीकर है बेटा, इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके नज़र आएंगे? सर सारे के सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर पानी के नज़र आएंगे, तो इसीलिए हम इसको प्योर बोल सकते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्योर बोल सकते हैं। और उसके बाद अगली चीज़ बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट, इनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। क्या मतलब है इस बात का? ये बात धीरे धीरे आगे चल करके समझ में आएगी। पहले हम आगे देखते हैं। हमने बोला था प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके से क्लासिफाई किए जाएंगे, इनटू एलिमेंटल स्टेट एंड कंपाउंड स्टेट। तो एलिमेंटल स्टेट का मतलब देखते हैं बेटा। एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या है? एलिमेंटल स्टेट किसको बोलेंगे? एलिमेंटल स्टेट उसको बोला जाएगा जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना हो। एलिमेंटल स्टेट किसको बोलेंगे बेटा? विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना हो। और ये एलिमेंटल स्टेट हमारा एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है। हमने स्टार्टिंग में बोला था प्योर सब्सटेंसेस वो होंगे जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बने। तो जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने उसको एलिमेंटल स्टेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एलिमेंटल स्टेट। तो जो अभी मैंने बोला था कि अगर मेरे हाथ में ये जो पेन है ये आयरन का बना हुआ है, तो इसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे बेटा? आयरन के होंगे। तो मैं इसको एलिमेंटल स्टेट बोल सकता हूँ। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? और उसके बाद ये एलिमेंटल स्टेट बेटा मेरा एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात। अब ज़रा डिटेल में बताइए कि ये एटॉमिक फॉर्म में कैसे होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे होगा। ठीक है, तो देखो बेटा एलिमेंटल स्टेट को दो तरीके से मैंने डिवाइड करके लिखा, इनटू एटॉमिक फॉर्म एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म। देखिएगा अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ H H H H H H H, तो मुझे बताइए मैंने कितने हाइड्रोजन लिखे बेटा आपके सामने? सर आपने टोटल 8 हाइड्रोजन एटम्स लिखे। क्या लिखे? 8 हाइड्रोजन एटम्स। 8 हाइड्रोजन एटम्स। एटम्स क्यों बोल रहे हैं बेटा? एटम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आठों के आठों अकेले अकेले अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? एटम बोल रहे हैं। अगर कोई चीज़ अकेली है, सिंगल है, तो वो हमेशा क्या होगा? एटम होगा। लेकिन होता क्या है, आप सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए बेटा मुझे, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो इट मीन्स इसके पास प्रोटॉन कितने हैं बेटा? सर इसके पास 1 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी हाइड्रोजन की के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है और वही आखिरी शेल है, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा बेटा? आखिरी शेल को क्या बोलते हैं? सर आखिरी शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? सर हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में आया 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब जब हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन के माथे पर एक बिंदी सजा करके दिखा दो, तो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मुझे बताइए इस दुनिया में हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। आप भी स्टेबल रहना चाहते हो, मैं भी स्टेबल रहना चाहता हूँ। हम लोग स्टेबल रहने के लिए क्या करते हैं? अब आप बोलोगे सर शादी करते हैं। अरे भाई शादी तो करते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? शादी घर वाले कब करवाएंगे? कोई बाप अपनी बेटी कब देगा? जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। ठीक है, और फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
आप मुझे अब सुन रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो ताकि आप अच्छे से पढ़ करके एक अच्छी नौकरी हासिल करें और नौकरी हासिल करने के बाद आपकी अच्छे से शादी हो सके। ठीक है, तो इस दुनिया में हर कोई स्टेबल रहना चाहता है, मैं भी स्टेबल रहना चाहता हूँ, आप भी स्टेबल रहना चाहते हो। हमारे लिए स्टेबिलिटी का सेंस है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और एटम कहता है कि हम स्टेबल रहने के लिए या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेंगे या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। अब ड्यूप्लेट का मतलब क्या होता है बेटा? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूप्लेट? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट? वैलेंस शेल में के शेल के अलावा अगर कोई और शेल आ रही है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, उसको ऑक्टेट बोला जाता है। अब एलिमेंट कहता है कि मैं अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, मैं भिखारी भी बन सकता हूँ एज वेल एज दान दाता भी बन सकता हूँ। क्या मतलब है भिखारी का? भिखारी का मतलब है सर वो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दान दाता का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना किसकी खासियत होती है? सर इलेक्ट्रॉन लूज करना मेटल की खासियत होती है और इलेक्ट्रॉन गेन करना नॉन मेटल की खासियत होती है। इसीलिए मैं मेटल्स को दान दाता बोलता हूँ और नॉन मेटल्स को भिखारी बोलता हूँ। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। और अगली बात, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ने अपने दूसरे साथी को ढूंढा, दूसरे हाइड्रोजन को ढूंढा, उससे मिला और उसको बोला कि भैया तेरे पास भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है, चल एक काम करते हैं, भाईचारा दिखाते हुए 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तेरा भी ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, मेरा भी ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। कैसे? देखो जरा, क्या दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया? यहाँ पर देखो, चेक करो, क्या दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया? हाँ सर, इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया और इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। अब बताओ मुझे जरा, दोनों हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? सर दोनों हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग से हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग इज केयरिंग, और उससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रांसफर से बनता है आयोनिक बॉन्ड। तो ये इसको हम बोल सकते हैं बेटा, क्या इसको हम बोल सकते हैं H2। क्या बोल सकते हैं? H2 बोल सकते हैं। तो अब मुझे बताइए जरा देख करके, यहाँ पर 8 के 8 हाइड्रोजन एटम अकेले अकेले रखे हुए हैं, लेकिन वहां पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ने अपने दूसरे भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के H2 नाम का मॉलिक्यूल बना दिया। तो इसीलिए बोला जाता है मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। आई होप मेरी ये बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ के H2 बना लेगा। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ के H2 बना लेगा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ के H2 बना लेगा। अब मुझे बताइए सिंगल कौन है और मिंगल कौन है? सर सिंगल, ये लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं ये 8 के 8 सिंगल है। अगर सिंगल है तो एटम होगा, अगर सिंगल है तो एटम होगा, और अगर मिंगल है तो मॉलिक्यूल होगा। मिंगल इन द सेंस जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिल गए तो अब क्या बन जाएगा बेटा, हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। आई होप मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। एटॉमिक फॉर्म समझ आया होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्म समझ आया होगा। ये दोनों के दोनों एलिमेंटल स्टेट में है बेटा, ये दोनों के दोनों एलिमेंटल स्टेट में है। बिकॉज आप यहाँ पर देखिए, ये जो 8 के 8 हाइड्रोजन एटम्स मैंने लिखे हैं, इस हाइड्रोजन में सारे एटम हाइड्रोजन के होंगे, बोलो होंगे कि नहीं? इसमें भी सारे एटम हाइड्रोजन के होंगे, इसीलिए प्योर तो बोल सकते हो। और सारे एटम सिमिलर एलिमेंट के हैं, तो इसीलिए इसको आप एलिमेंटल स्टेट भी बोल सकते हो। सिमिलरली इधर जो लिखा हुआ है ये भी आपका मॉलिक्यूल है, और किस स्टेट में है बेटा? किस स्टेट में है? एलिमेंटल स्टेट में है। लेकिन किस फॉर्म में है? सर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
अगली बात करते हैं बेटा हम कंपाउंड स्टेट की। किसकी बात करते हैं? कंपाउंड स्टेट की। अभी तो हमने बोला अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स अवेलेबल होंगे या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे तो एलिमेंटल स्टेट कहा जाएगा। बट अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आ जाएं, क्या कहा मैंने? अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आ जाएं तो आप उसको कंपाउंड स्टेट बोलेंगे। तो आप उसको क्या बोलेंगे बेटा? सर हम उसको कंपाउंड स्टेट बोलेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने एक हाइड्रोजन उठा करके लाया और एक क्लोरीन उठा करके लाया। सबसे पहले तो इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। मुझे बताइए, अगर मैं हाइड्रोजन लेकर के आया तो ये एलिमेंटल स्टेट है कि कंपाउंड स्टेट? सर हाइड्रोजन जो है ये तो एलिमेंटल स्टेट है, बिकॉज इसके अंदर सारे के सारे एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट के होंगे, तो इट इज एलिमेंटल स्टेट। और अकेला लिखा हुआ है तो एटॉमिक फॉर्म। सिमिलरली क्लोरीन भी हमारा एलिमेंटल स्टेट में है और एटॉमिक फॉर्म में है। अब इन दोनों ने क्या किया बेटा? मुझे बताइए। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? सर वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 287। तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? सर वैलेंस शेल में हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले तो देखिए, मुझे बताइए क्या इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है? नहीं सर, ड्यूप्लेट कंप्लीट होने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अगली बात, क्या इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं सर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो क्लोरीन की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि यहाँ पर केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? यहाँ पर केवल और केवल 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब हाइड्रोजन भी गरीब और क्लोरीन भी गरीब, 2 गरीब लोग आपस में मिले और मिल करके बोला चलो एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। तो एक दूसरे का सुख दुख बांटने की जब बात आई तो क्या हुआ भाई? दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखा। ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा और ये इधर क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा। ये यहाँ पर क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब बताइए जरा मुझे, क्या हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया? हाँ सर बिल्कुल, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। क्या क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया? जी सर बिल्कुल, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो H और Cl दोनों के दोनों स्टेबल हो गए और दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसीलिए हम बोलेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बन गया एक सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया? एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अब ये जो HCl बना हमारे पास, ये HCl एटम बोलेंगे बेटा आप इसको, के मॉलिक्यूल बोलेंगे? सर यहाँ तो 2 एटम प्रेजेंट है, तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। अब इसको एटम नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज़ सोचो ध्यान से, अभी जो पीछे H2 लिखा था वो भी तो मॉलिक्यूल था और ये जो HCl बना ये भी मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि H2 में दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, H2 में दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, जबकि HCl में दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट के आ रहे हैं। HCl में दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट के आ रहे हैं। तो अगर मेरे किसी मॉलिक्यूल में, अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने तो हम उसको केवल और केवल मॉलिक्यूल बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम आ गए, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम आ गए तो भैया उसको कंपाउंड स्टेट बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? कंपाउंड स्टेट बोला जाएगा। आप इसको कंपाउंड नहीं बोल सकते, मुझे इसको कंपाउंड बोलने का अधिकार नहीं है। कंपाउंड केवल और केवल तब बोलूँगा जब 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? तो ये कंपाउंड स्टेट है और फॉर्म कौन सी है? फॉर्म तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्म ही है। फॉर्म कौन सी है? फॉर्म तो आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्म ही है। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? देखो जरा, अगर मैं कह रहा हूँ H2O2 N2, ये सारे के सारे क्या है बेटा? मॉलिक्यूल हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ HCl NaCl H2SO4, ये नीचे वाले भी सारे के सारे क्या है बेटा?
मॉलिक्यूल है। ऊपर वाला भी मॉलिक्यूल है, नीचे वाला भी मॉलिक्यूल है, बट ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क है? सर ऊपर वाले में एक तरह के लोग अवेलेबल हैं, एक जैसे लोग हैं। H2 में दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, O2 में दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन में दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं। बट यहाँ पर एक एटम हाइड्रोजन का हो गया और एक एटम क्लोरीन का हो गया। एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के लोग आ गए, एक एटम सोडियम का हो गया, एक क्लोरीन का हो गया, एक दो एटम हाइड्रोजन के हो गए, एक सल्फर का हो गया और 4 एटम ऑक्सीजन के हो गए। तो मॉलिक्यूल तो दोनों है। मॉलिक्यूल कौन है भाई? मॉलिक्यूल तो दोनों हैं। दोनों को मॉलिक्यूल क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन क्या लेकिन सर? लेकिन ये कि यहाँ पर अलग अलग तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अब इसको मॉलिक्यूल के साथ साथ कंपाउंड भी बोला जाएगा। अब इसको मॉलिक्यूल के साथ साथ कंपाउंड भी बोला जाएगा। ऊपर वालों को आप कंपाउंड नहीं बोल सकते, ऊपर वालों को कंपाउंड नहीं बोल सकते, जबकि नीचे वाले को कंपाउंड बोल सकते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी। और आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए हिंदी में भी लिखा है मैंने। अगर एक जैसे लोगों का परिवार होगा बेटा तो उसको एलिमेंटल स्टेट बोला जाएगा, उसको आप एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोल सकते हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के लोगों का परिवार है तो वो कंपाउंड स्टेट में कहलाया जाएगा। आप उसको कंपाउंड मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो ये जो ऊपर लिखा है बेटा ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल है और जो नीचे लिखे हैं बेटा वो कंपाउंड मॉलिक्यूल है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया होगा, अच्छे से दिमाग के अंदर उतर गई होगी मेरी ये बात। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल लिखा है बेटा आपके सामने H2O2 N2Cl2। ये सारे के सारे एलिमेंटल स्टेट में है। किस में है सर? एलिमेंटल स्टेट में तो है ही, एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इनको मैं बोल सकता हूँ दीज ऑल आर माई एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स, दीज आर माई एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स। जबकि अगर मैं नीचे वालों की बात करूं जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, C12H22O11 को बोला जाता है बेटा सुक्रोज, जो किस में प्रेजेंट होता है? केन शुगर में प्रेजेंट होता है। तो देखिएगा मॉलिक्यूल तो है, मॉलिक्यूल तो है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मॉलिक्यूल तो है, बट मॉलिक्यूल के साथ साथ ये कंपाउंड स्टेट में भी प्रेजेंट है। आप इनको कंपाउंड बोलोगे, ऊपर वालों को कंपाउंड नहीं बोल सकते। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो लिखे हैं बेटा वो प्योर फॉर्म में लिखे हुए हैं, बिकॉज ओनली दैट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। कार्बन मोनोक्साइड में सारे मॉलिक्यूल कार्बन मोनोक्साइड के होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में सारे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा अगली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिएगा ये नीचे वाले जो है बेटा ये कंपाउंड भी है एज वेल एज मॉलिक्यूल भी है, बट ऊपर वाले केवल और केवल क्या है? मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि सारे के सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल तो होंगे, बट सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सारे के सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल तो होंगे, बट सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड हो ऐसा ज़रूरी, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस की। अभी तक तो बात चल रही थी प्योर सब्सटेंस की, अब बात आती है किसकी? इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योरिटी ऐड करनी है। क्या करनी है? इम्प्योरिटी। अभी मैं आपके सामने एक बीकर लेकर के आया था जिसके अंदर मैंने डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ था, तो आपने बोला था सर ये प्योर है। ये कैसा है? प्योर, बिकॉज उसके अंदर केवल और केवल पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन क्या हो अगर किसी बहादुर ने आकर के ऊपर से चीनी डाल दी?
किसी ने आकर के ऊपर से नमक डाल दिया, तो सर अब तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ साथ चीनी के मॉलिक्यूल भी वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल के साथ साथ नमक के मॉलिक्यूल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। तो क्या अब मैं उसको प्योर बोल सकता हूँ? नहीं सर, अब उसको प्योर नहीं बोला जा सकता, अब तो वो इम्प्योर हो गया। अब उसको इम्प्योर कहा जाएगा, तो इम्प्योर का मतलब वो इम्प्योर होगा जो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के कंपाउंड से मिलकर के बना हो। भाई पानी एक अलग कंपाउंड है, NaCl एक अलग कंपाउंड है, या अगर चीनी डाल रहे हो ऊपर से तो शुगर C12H22O11 वो एक अलग कंपाउंड है, और यहाँ पर इनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। क्या मतलब है इस बात का? अभी देखते हैं आगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कंपोजिशन फिक्स्ड और वेरिएबल का क्या मतलब है। तो देखिएगा बेटा, मैं आपके सामने 4 एटम लेकर के आया उठा करके। एक एटम लाया हाइड्रोजन का, एक लाया ऑक्सीजन का, एक लाया सोडियम का, और एक एटम लाया बेटा किसका? क्लोरीन का। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? हाँ सर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके मैंने बनाया वाटर का मॉलिक्यूल। मैंने क्या बनाया? वाटर। इस वाटर को एटम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल बोलेंगे? सर मॉलिक्यूल बोलेंगे, बिकॉज इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है। कितने एटम प्रेजेंट है? 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। मॉलिक्यूल के साथ साथ मैं इसको कंपाउंड भी बोल सकता हूँ। हाँ सर, बहुत अच्छी बात। अगला मैंने Na और Cl को आपस में मिला करके NaCl नाम का मॉलिक्यूल बनाया, आप इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक बीकर लेकर के आया, उस बीकर में मैंने केवल और केवल पानी भरा। कौन सा पानी? नॉर्मल टंकी का पानी नहीं, वो प्योर थोड़ी होगा, उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या प्रेजेंट होगा। पानी को डिस्टिल किया, सारे मिनरल्स उसमें से बाहर निकाले, अब जाकर के जो डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर पड़ा है, इसमें सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स है, इनके अलावा कोई और दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम इसको बोलेंगे ये प्योर फॉर्म में, प्योर स्टेट में रखा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली मैं एक अलग बीकर लेकर के आया, उस बीकर के अंदर मैंने केवल और केवल शुद्ध चीनी डाली, चीनी नहीं, नमक की बात हो रही है, NaCl, शुद्ध NaCl मैंने उसके अंदर डाला, तो ये भी बेटा आपका प्योर होगा। ये भी क्या होगा? प्योर होगा। लेकिन अब मैंने क्या कलाकारी करी? सर मैंने क्या कलाकारी करी? मैं एक तीसरा बीकर उठा करके लाया, इसको भी इसमें डाल दिया और इसको भी इसमें डाल दिया। सर क्या कर रहे हो आप? सर आप तो मिक्सचर बना रहे हो। क्या बना रहे हो भाई? मिक्सचर बना रहे हो। अब जब मिक्सचर बनेगा तो मुझे बताओ, इस बीकर में क्या केवल और केवल पानी के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे? नहीं सर, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आने वाले। आएंगे तो, लेकिन उसके साथ साथ NaCl के मॉलिक्यूल भी नजर आएंगे। मैं तो एक पूछ रहा हूँ, क्या केवल पानी के नजर आएंगे? नहीं, केवल पानी के नजर नहीं आएंगे, पानी के मॉलिक्यूल भी आएंगे एज वेल एज NaCl के मॉलिक्यूल्स भी नजर आएंगे। तो क्या अब मैं इसको प्योर बोलने का अधिकार रखता हूँ? नहीं सर, अब हम इसको प्योर नहीं बोल सकते। अब तो आपने पानी और NaCl को आपस में मिक्स कर दिया। तो जब पानी और NaCl सॉलिड को आपस में मिक्स किया जा रहा है, जब पानी और NaCl मॉलिक्यूल को आपस में मिक्स किया जा रहा है, तो मिक्सचर बन रहा है सर हमारा। क्या बन रहा है? मिक्सचर बन रहा है। क्लियर बात अच्छे से? तो पानी और NaCl को आपस में मिलाया, पानी और NaCl आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा बेटा? NaCl एक्वस। क्या बनाएगा? NaCl एक्वस। तो देखिएगा, अगर पानी के मॉलिक्यूल को मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करूं और NaCl के मॉलिक्यूल को मैं कैपिटल B से रिप्रेजेंट करूं, तो अब जो मेरे पास बीकर होगा उसमें मुझे पानी के मॉलिक्यूल भी नजर आएंगे, पानी के मॉलिक्यूल भी नजर आएंगे, एज वेल एज मुझे NaCl के मॉलिक्यूल भी नजर आएंगे। तो अब ये मेरा प्योर फॉर्म में नहीं रह गया। अब हम बोलेंगे कि सर ये हमारा मिक्सचर बन चुका है। क्या बन चुका है? मिक्सचर बन चुका है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? सर जो H2O आपने लिखा था, जो NaCl आपने लिखा था, H2O अपने आप में एक अलग कंपाउंड था और NaCl अपने आप में एक अलग कंपाउंड था। जब आपने दो अलग अलग कंपाउंड को आपस में मिलाया तो बना मिक्सचर। जब आपने दो अलग अलग कंपाउंड को आपस में मिलाया तो क्या बना भाई?
मिक्सचर बना। ठीक है, अब मिक्सचर बनते समय भाई किसी को पानी में नमक ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा नमक डाल ले, किसी को पानी में कम नमक पसंद है वो कम नमक डाल ले, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, उससे कोई तीसरी नई चीज़ थोड़ी बन के आएगी सामने। अगर मैंने एक बार पानी में 1 चम्मच नमक डाला तब भी खारापन आएगा, तो अगर मैंने 2 चम्मच नमक डाले तब भी खारापन आएगा। ऐसा थोड़ी होगा 2 चम्मच नमक डाल दिए तो वो मीठा बन जाएगा या रूअफ़ज़ा बन जाएगा या कोई तीसरी नई चीज़ बन के सामने आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब मिक्सचर के ऊपर कंपोजिशन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपोजिशन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है? अरे भैया भेलपूरी का एग्जाम्पल ले लो। अगर भेलपूरी को आपस में मिला रहा हूँ तो क्या मैं नाप तोल के भेल और पूरी ऐड करता हूँ? नहीं सर, कितनी ऐड कर लेते हैं अपनी मर्जी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार। या कुछ ऐसा होगा कि सर भेलपूरी में भेल कम रह गई तो वो कुछ और बन जाएगा, या भेलपूरी में अगर इस कैलकुलेटेड अमाउंट से कम या ज़्यादा हो गया तो कुछ और बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, जबकि कंपाउंड के अंदर फिक्स कंपोजिशन होता है। कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन होता है। भाई H2O का फॉर्मूला H2O है तो H2O ही है। आप ऐसे नहीं कर सकते सर पानी के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करने का मन कर रहा था और तो मैंने नमक ऐड कर दिया। अब वाटर के फार्मूले में थोड़ा सा ऑक्सीजन ऐड करने का मन कर रहा है, मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया। अरे अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? अरे ये तो कंपाउंड ही बदल गया, ये तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। पानी को तो पीते हो भैया, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड को पी लिया तो राम राम सत्य हो जाएगा। ये तो पॉइजनस होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? तो वाटर चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, वाटर के बेसिक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे। और वाटर के मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का ही आएगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसीलिए मैंने बोला कि कंपाउंड के अंदर फिक्स कंपोजिशन होता है, जबकि मिक्सचर के अंदर कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। आई होप मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी अच्छे से। अगली बात और मज़ेदार बात, वो बात क्या है सुनिएगा ध्यान से। अगली बात भैया, पानी बनाते समय हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन करवाई, तब जाके पानी क्या बना? H2O लिक्विड बना। ठीक, लेकिन अब मुझे बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज है क्या वही प्रॉपर्टी वाटर की है? नहीं सर, वही प्रॉपर्टी तो वाटर की नहीं है। हम तो पानी को पीते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो हम नहीं पीते हैं। पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टीज पूरी एंटायरली चेंज हो गई। प्रॉपर्टीज क्या हो गई? पूरी की पूरी बदल गई। लेकिन अगर आप पानी के अंदर चीनी ऐड करते हो और उसके बाद उसको पीते हो तो पानी का टेस्ट भी आएगा एज वेल एज चीनी का टेस्ट भी आएगा। तो वहाँ तो प्रॉपर्टीज़ नहीं बदली, वहाँ तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होने वाली नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कंपाउंड बनते समय प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअल एलिमेंट्स की एंटायरली सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, जबकि मिक्सचर बनते समय इंडिविजुअल कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है। उसका रीज़न ये है बेटा कि कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान केमिकल रिएक्शन होती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तब जा कर के H2O लिक्विड बना है। लेकिन भेल पूरी बनते समय भेल और पूरी के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, भेल और पूरी के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसीलिए भेल का टेस्ट भी आएगा एज वेल एज पूरी का टेस्ट भी आएगा। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो देखो जरा यहाँ पर, नाउ इट विल नॉट रिमेन इन इट्स प्योर फॉर्म बिकॉज यहाँ पर 2 से ज़्यादा अलग अलग तरह के कंपाउंड प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा Na और Cl को आपस में मिलाया तो क्या बना बेटा? NaCl बना। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया तो क्या बना?
H2O बना, ठीक है। NaCl में कंपोजिशन फिक्स है भाई, एक एटम सोडियम का रहेगा, एक एटम क्लोरीन का रहेगा। वाटर में कंपोजिशन फिक्स है, 2 एटम हाइड्रोजन के रहेंगे और एक एटम ऑक्सीजन का रहेगा। तो ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है हमारा, ये क्या है, कंपाउंड मॉलिक्यूल। अब मैंने क्या किया, 2 अलग अलग कंपाउंड को आपस में मिला दिया। अब 2 अलग अलग कंपाउंड को आपस में मिलाया तो क्या बना सर, मिक्सचर बना। क्या बना, मिक्सचर बना। मतलब जब 2 अलग अलग कंपाउंड को आपस में मिलाओगे तो मिक्सचर बनेगा। क्लियर हो रही है बात। तो अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसका एक छोटा सा सारांश क्या निकल करके आया हमारे सामने सर, उसका छोटा सा सारांश हमारे सामने निकल करके ये आया, अगर सेम टाइप ऑफ एटम को आपस में मिलाओगे, अगर सेम टाइप ऑफ एटम को आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा भैया, तो मॉलिक्यूल बनेगा। बट कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, एलिमेंट का या कंपाउंड का, सर एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन अगर अलग अलग तरह के एटम को आपस में मिलाओगे, 2 अलग अलग तरह के लोगों को आपस में मिलाओगे तो कंपाउंड मॉलिक्यूल बनेगा। और अगर 2 अलग अलग कंपाउंड को आपस में मिलाया तो मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। इस बात को दिमाग के अंदर अच्छे से फिट कर लेना, ठीक है। तो देखो जरा, H और H सेम टाइप ऑफ एटम है, क्या बना, H2, इसको एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलेंगे। Cl और Cl सेम टाइप ऑफ एटम है, Cl2 बना, एलिमेंटल मॉलिक्यूल बना। बट H और Cl डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है, HCl बना। अब इसको एलिमेंटल मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाउंड मॉलिक्यूल बोलेंगे। और अब देखिएगा, H2O भी कंपाउंड है, NaCl भी कंपाउंड है। दीज बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स। जब इन दोनों को आपस में मिलाया तो मिक्सचर बना। और मिक्सचर भी बेटा 2 तरीके का होता है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो NaCl को, नमक को पानी के अंदर जब डालोगे तो कैसा मिक्सचर बनेगा बेटा, होमोजीनियस। और ऑयल को अगर पानी के अंदर डालोगे बेटा तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। कैसा मिक्सचर बनेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। आई होप मेरी ये सारी बातें यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये केमिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। सो आई होप मेरी यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी आगे का डिस्कस करते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। लव यू ऑल।